हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहाँ पर आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ डीएसएसवी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो डीएसएसवी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, ये सारे एग्जाम आपके सिलेबस को बिल्कुल एक जैसा ही बनाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें सिलेबस को बहुत ज्यादा बदला गया हो। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए है। अगर आप लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगी। हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हम इसमें 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट का, और हमारी 4 वीडियो हो चुकी है फंडामेंटल राइट की। बहुत डिटेल में मैं इसे पढ़ा रहा हूं। और एक टॉपिक जब हम 18वां आर्टिकल पढ़ रहे थे, आर्टिकल 18 पढ़ रहे थे, तो उसका एक टॉपिक था, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, बालाजी राघवन। ठीक है, वो रह गया था। तो उसकी रिकमेंडेशन क्या थी, सीजीआई ने क्या कहा, तो ये आज हम देखेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी पर आएंगे। आपके समानता का अधिकार 14 से 18 पूरा खत्म हो गया मेरी तरफ से। अब हम एनसीईआरटी में जो 14 से 18 तक का लिखा हुआ है वो सारा आज की वीडियो में देखेंगे और समानता के अधिकार को पूरा पैक करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बालाजी राघवन बाद। ठीक है, बालाजी राघवन बाद कब आया, 1996 में। अब इसकी जरूरत क्या थी, क्या चल रहा था उस समय पे। ऐसा हुआ कि हमारे यहां पर कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है। तो पद्म के जितने भी अवार्ड है ना, वो अवार्ड दिए जाते थे। और आर्टिकल 18 कहता है कि हम किसी को उपाधि नहीं दे सकते। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक है, वो उपाधि नहीं लेगा। उपाधियों का हमें अंत करना है। तो जो सरकार थी, उस सरकार ने क्या किया कि इन ये जो अवार्ड दिए जा रहे थे, पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण, तो इन अवार्ड को बोला कि ये भी एक तरह से उपाधि हैं। जैसे हमने बहुत बार नाम सुना होगा, पद्मश्री सचिन तेंदुलकर। तो भारत रत्न जैसे नाम हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स में जोड़ लेते हैं। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, अक्सर इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इसी में डाउट हो गया सरकार को कि ये तो हमारे क्या थे, अवार्ड थे, और इसे लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं, उपाधियों की तरह यूज कर रहे हैं। तो उपाधि तो हमें लानी ही नहीं थी। इस वजह से क्या किया, सरकार ने इसे बंद कर दिया। बीच में सरकार ने इसे बंद कर दिया और ये काफी बार बंद हुआ। फिर से दूसरी सरकार आई और उसने फिर से चालू कर दिया, अगली सरकार ने फिर से बंद कर दिया। तो एक केस आया बालाजी राघवन बाद 1996 में। उसने कहा उपाधि जो होती हैं और पुरस्कार होते हैं उनमें बहुत अंतर है, और पुरस्कार या सम्मान दिया जा सकता है लेकिन उपाधि नहीं दी जा सकती है। इसी के साथ साथ उसने कहा कि जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ये पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। तो इसे पुरस्कार की तरह ही देखा जाए, उपाधियों की तरह ना देखा जाए। लेकिन इसने एक पॉइंट और बोला कि इन्हें प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। अगर आप इसे प्रीफिक्स सफिक्स मान लो, जैसे कोई नाम है, ठीक है, कोई नाम है, जैसे मेरा नाम है योगेंद्र, ठीक है, और मैं क्या करूं, मुझे मिल जाए भारत रत्न, ठीक है, तो मैं क्या कहूं, भारत रत्न योगेंद्र या योगेंद्र भारत रत्न। ठीक है, तो ये होता है प्रीफिक्स सफिक्स लगाने का, नाम के आगे पीछे लगा लो तो प्रीफिक्स सफिक्स होता है। ठीक है, तो इस तरह से यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें बोली किसने बोली, बालाजी राघवन केस में सीजीआई ने। लेकिन फिर क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति इसे यूज करता है तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ बोला था सीजीआई ने? ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस ये बोला कि ये सजा योग्य नहीं है। मतलब अगर कोई इस तरह का काम करता है तो इसके लिए सजा नहीं है, सजा नहीं दी जा सकती है। ये एक इथिकल एक्ट है। ठीक है, मतलब तुम्हारे इथिक्स कहती है कि इस तरह से हम किसी भी चीज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे इथिकल वैल्यू है कि इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। अगर आप फिर भी करते हैं
अपने इथिक्स को पीछे छोड़ के फिर भी इस तरह के काम करते हैं तो इसके लिए सजा की कोई प्रावधान नहीं है। तो यहां पर आपका आर्टिकल 18 खत्म होता है और समानता के अधिकार को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ये मान के चलिए कि एनसीईआरटी में हम रिवीजन करेंगे और यहां आर्टिकल नहीं लिखे होते हैं, आर्टिकल का नंबर नहीं लिखा होगा कहीं पर भी एनसीईआरटी में, आप देख लीजिए तो वहां नहीं है। इस तरह से कुछ एनसीईआरटी के टॉपिक है। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, भारतीय संविधान के अधिकार। 6 मौलिक अधिकारों की बात की गई है, जिसमें पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। तो सरकार भारत के किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून से संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती, ये हम बता चुके हैं। और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पद पर हो, किसी भी दर्जे पर हो, चाहे कितने भी पैसे वाला हो, कितने भी गरीब हो, वो कानून के सामने समान होगा। अगर आपको आर्टिकल 14 याद आ रहा होगा तो आर्टिकल 14 में क्या था, विधि का कानून जो हमने ब्रिटेन से लिया था, तो वही विधि के कानून की हम बात कर रहे हैं कि विधि के आगे सभी समान हैं। विधि मतलब कानून, विधि का मतलब जैसे कोई भी एक हमने नियम बना दिया, संविधान में कोई भी एक नियम लिखा हुआ है ना, उसे हम विधि कहते हैं, विधायिका द्वारा जो बनाया जाता है उसे विधि कहते हैं। तो विधि के सामने जो एक कानून बन गया, एक लाइन लिख गई, उसके आगे सभी समान है, चाहे किसी भी पद पर हो, चाहे सरकारी व्यक्ति हो, चाहे गैर सरकारी व्यक्ति हो, चाहे राज्य हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। और ये अधिकार किसके खिलाफ प्राप्त है, राज्य के खिलाफ प्राप्त है। और राज्य की परिभाषा हमने आर्टिकल 12 में डिस्कस कर दी थी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कानून का राज कहते हैं, और ये ब्रिटेन से हमने लिया था। कानून का राज किसी भी लोकतंत्र के लिए बुनियाद है। कानून का राज लोकतंत्र के लिए बुनियाद कैसे है, अब मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है और वो पैसे वाला है और उसकी बातें मानी जा रही हैं सरकार में, तो क्या उस जगह पर लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। लोकतंत्र की तो पहली ही शर्त है कि प्रत्येक व्यक्ति, मतलब जो भारत के लोग हैं, वही भारत के सभी लोग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक सरकार बनाते हैं। तो इसी तरह से दुनिया भर में चलता है और कानून के राज को क्या कहा जाता है, लोकतंत्र का बुनियाद कहा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा, चाहे नेता हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे बहुत गरीब हो, चाहे बहुत अमीर हो। मुकेश अंबानी और रिक्शे वाले का मैंने एग्जांपल दिया था, वो आपको याद होगा। तो उसी तरह से कुछ बातें की जा रही हैं। आगे अगर हम चले तो इसमें कौन कौन सी बातें लिखी हुई हैं, धर्म, जाति, लिंग, समुदाय या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 आ गया कि सरकार किसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 फैक्ट थे, इन पर भेदभाव नहीं कर सकती है। अन्य आधारों पर वो भेदभाव कर सकती है, जैसे दुकान, होटल, सिनेमा घरों में सार्वजनिक स्थल है, सरकार द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से पोषित स्थल है, उस जगह पर क्या किया जाएगा, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति को जाने का अधिकार होगा, किसी भी व्यक्ति को वहां पर रोका नहीं जाएगा। जैसे सार्वजनिक कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, स्नानागार है, सड़कें हैं, आपने देखा होगा खेल का मैदान, तो इन जगहों पर लोग जा सकते हैं, इन यहां पर किसी को भी रोका नहीं जाएगा। ये लेकिन आप देखिए यहां पर एक बात की जा रही है कि जैसे हमारे यहां पर क्या है कि हमारे यहां पर लिखा तो हुआ है, कोई भी चीजें हैं, किताबी ज्ञान हमारे पास होता है, हमारे पास किताब में सब कुछ लिखा है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। क्या समाज में हकीकत में इस तरह का काम होता है, क्या छुआछूत, मैंने अभी बताया था, एग्जाम्पल दिया था जब आर्टिकल 17 पढ़ रहे थे हम, तब मैंने कहा था कि छुआछूत के एग्जाम्पल मुझे भी देखने को मिलते हैं इस समाज में। इस समय जब 2024 चल रहा है और 1950 में संविधान बन गया था, उससे पहले ही महात्मा गांधी भी छुआछूत को लेकर बहुत सारे आंदोलन कर रहे थे, और फिर भी आज के समय भी छुआछूत जैसी कुरीतियां हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। बहुत सारी कुरीतियां हैं जो क्या करती हैं, दलितों को, या मतलब अब देखिए मैं जिस तरह से ये दलित कह रहा हूं, तो दलित शब्द को बहुत छोटा मत समझिए। आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का सबसे पहला नियम होता है कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारे समाज ने दलित को छोटा शब्द बोला है, ये कोई छोटा शब्द नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की बात है, हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। पढ़े लिखे होने का सबसे पहला प्रभाव
आपके ऊपर यही होना चाहिए कि आपको इस तरह की बातों में नहीं आना है, धार्मिक बातों में नहीं आना है, जाति विवाद इन चीजों में नहीं पड़ना है आपको, ठीक है। सरकारी नौकरियों पर यह सिद्धांत लागू होता है। सरकारी नौकरियों में आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे स्तर पर क्या है, लोग हैं जो अभी तक बड़ी पोस्ट पर नहीं पहुंच पाते हैं। आप एससी तक की बात कर रहे हैं, एसटी तक की मैं बात कर रहा हूं कि एसटी का कोई व्यक्ति है, शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई व्यक्ति है, उसे देखिए आपकी ऊंची पोस्ट पर कितने लोग पहुंचे हैं। अब आप एक एग्जांपल लेंगे, हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो और कितने एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल आपको, चार एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और जनसंख्या देखिए आप, जनसंख्या तो इतनी कम नहीं है जितने एग्जाम्पल कम है। तो यही हमें समाज में देखने को मिल रहा है और यही बुराइयां हमें खत्म करनी है समानता के अधिकार को लेकर, ठीक है। सरकार किसी भी पद पर नियुक्ति, अब आर्टिकल 16 की बात होने लगी। सरकार अगर किसी पद पर नियुक्ति कर रही है, अभी तक क्या है, शैक्षणिक संस्थानों की बात हो रही थी जहां पर महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे थे, ओबीसी एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे थे। किसमें प्रावधान किए जा रहे थे, किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर कोई व्यक्ति शैक्षणिक या सामाजिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति है उसे विशेष छूट दी जाएगी, ठीक है। अब आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं, अगर कोई रोजगार दे रही है, अवसर कोई सरकार दे रही है, तो उस अवसर में समानता होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सरकार किसी भी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता है। और इन आधारों पर, जो आधार हमने दिए थे, कौन कौन से आधार दिए थे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान और उद्भव, यहां पर 6 थे पॉइंट, वहां 5 पॉइंट थे। तो ये सारे पॉइंट बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन सरकार को, मतलब संसद को ये अधिकार है। संसद की जब हम बात करेंगे तो संसद क्या कर सकती है, निवास को लेकर क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकती है, अवसर की समानता में भेदभाव कर सकती है निवास स्थान को लेकर। ये आपने आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। इसमें जो आरक्षण दिया जाता है, अवसर की समानता को सुनिश्चित करने के लिए लोगों को आरक्षण दिया जाता है। जैसे ओबीसी एससी एसटी, इन्हें आरक्षण दिया जाता है ना। आपकी कट ऑफ जाती है तो कट ऑफ में आपने देखा वो ओबीसी की थोड़ी कम जा रही है, उससे कम एससी की जा रही है, उससे कम एसटी की जा रही है। तो इस तरह की जो कट ऑफ कम जा रही है वो एक तरह से आरक्षण है। तो आरक्षण क्या कर रहा है, हमारे दिमाग में एक भ्रांति है कि आरक्षण मिलने से लोगों का क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन इस तरह की बातों में हमें नहीं पड़ना है। जब हम समाज को देखते हैं, हम आज के समाज को तो नहीं देख रहे हैं, 2 4 10 साल की बातें तो नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2000 सालों की, ठीक है। अब बहुत कम साल की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जब देखेंगे तो आपको ये चीजें सही लगेंगी। और यही बात कर रहा है कि जो आरक्षण है वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर रहा है। और किसी भी तरह का भेदभाव ना होने का सिद्धांत सामाजिक जीवन पर भी एक तरह से लागू होता है, ठीक है। भेदभाव ना करने का जो सिद्धांत है, आरक्षण जो सिद्धांत हमें मिल रहा है, आरक्षण का जो सिद्धांत हम लागू करते हैं, वो भेदभाव हो चुका है। इस वजह से उन्हें भी हमारे समानता के अधिकार में एक लाइन पर लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से हमें भेदभाव ना करने के लिए थोड़ा सा भेदभाव करना पड़ रहा है। अब हम समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। संविधान सामाजिक भेदभाव के लिए बहुत ही प्रबल और छुआछूत का जिक्र करता है, प्रबल रूप है जो छुआछूत, उसका जिक्र करता है और सरकार को निर्देश देता है कि इसे समाप्त करना है। यही हमने आर्टिकल 17 में पढ़ा था कि क्या छुआछूत के लिए कोई भी कानून बना है संविधान में? संविधान में कोई कानून नहीं है। सरकार को निर्देश दिया है कि आप इसके लिए कानून बनाओ और इसे पूर्णतः समाप्त करो। छुआछूत शब्द होना ही नहीं चाहिए। वहीं पर मैंने बताया था आर्टिकल 17 ऐसा आर्टिकल है, ऐसा हमारा अधिकार है जिस अधिकार का कोई भी अपवाद नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई एग्जाम्पल में आपको अपवाद मिल जाएगा, लेकिन छुआछूत का कोई भी अपवाद नहीं है,
ठीक है। किसी भी तरह का छुआछूत होगा अगर आप बातों में लेकर आते हैं, अगर आप टच करने की चीजों में लेकर आते हैं, अगर आप बोलचाल की भाषा में लेकर आते हैं, तो हर तरह से गलत बताया गया है कि छुआछूत तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। और ये छुआछूत आता कहां से है? ये हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, जो पुरानी मान्यताएं अब तक चली आ रही हैं, हमारे पुराने आचरण थे, हमारी संस्कृति थी, तो संस्कृति में ही छुआछूत को शामिल किया गया। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की कुछ पुरानी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं ना हम। यही तो हमारे देश की सबसे अच्छी बात है कि हम अपने देश की कुरीतियों को खत्म कर रहे हैं, हम अपने धर्म की, हम अपने समाज की कुरीतियों को खत्म कर रहे हैं, और उसमें जो छुआछूत है, पुरानी कुरीति है, उस कुरीति को खत्म करने के लिए संविधान इस तरह का कदम उठाता है और सरकार को निर्देश देता है कि छुआछूत को खत्म करना है। इसीलिए छुआछूत को खत्म करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। 1955 में एक नियम बनाया गया, उसके बाद उसका नाम बदल दिया गया 1976 में, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, आपको नाम याद होगा। ठीक है। उसका नाम का क्या कर दिया 76 में? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है। तो ये नाम भी आपको याद होगा। उसके बाद 1989 में क्या किया गया था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम, ये लाया गया था, और ये सबसे प्रबल है। इसमें आजीवन कारावास तक दिया गया है, और 3 पॉइंट मैंने बताए थे। एक तो आजीवन कारावास बताया था, दूसरा लोक सेवकों के भी विरुद्ध है। ये लोक सेवक मतलब कि अगर सरकारी कोई व्यक्ति है, जैसे अगर हम आईएएस, आईपीएस, एसआई, इन लोगों की भी अगर हम बात करते हैं, तो ये भी छुआछूत के दायरे में आते हैं। अगर इन्होंने भी छुआछूत का कॉन्सेप्ट अपनाया तो इन्हें भी दंडनीय अपराध मिलेगा, दंडनीय अपराध कहलाएगा इनका अपराध भी। ठीक है। इसके साथ हमने तीसरा पॉइंट बताया था कि इनके लिए एक विशेष अदालत का भी निर्माण करना है, और ये कहां आया था? 1989 का SC/ST अत्याचार निवारक अधिनियम में इस तरह की बातें की गई थी। तो यहां पर आपका समाप्त होता है। उपाधियों के अंत के बारे में एनसीईआरटी इसमें नहीं है, जो हम पिछली क्लास में देख चुके थे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए एनसीईआरटी में तो 4 स्लाइड में हमारा खत्म हो गया, पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। 4 स्लाइड में आपका समानता का अधिकार खत्म हो गया। ऐसे ही आपको इन 6 पॉइंट पर खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूं आपको सारी डिटेल में वीडियो मिले और आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ना हो। आपको 11th की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल अगर आपका कहीं पर भी आ रहा है, आपको तुरंत स्किप करना है, ये तो हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारी क्लासेस से ही कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप प्रॉपर नोट्स बना के रखिए। 2 बार 3 बार अगर आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़े तो वो देखिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लेक्चर थोड़ा कम, मतलब पढ़ाई थोड़ी कम थी और थोड़ा सा निजी ज्ञान ज्यादा था, सामाजिक ज्ञान ज्यादा था। तो एनसीईआरटी में यही होता है, सामाजिक ज्ञान ज्यादा है। तो लेक्चर में बस इतना ही है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करिए। अपने रिव्यूज जरूर लिखिए। आपने अपने आसपास चीजें देखी होंगी, अगर आपको छुआछूत दिख रहा है, इस तरह की जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के बारे में कमेंट करिए। ठीक है। तो इससे मेरा एंगेजमेंट भी बनेगा, मेरी वीडियो भी यूट्यूब देखेगा कि हाँ बढ़िया है, लोग कमेंट कर रहे हैं, मतलब ये रीच होनी चाहिए। ओके। और बाकी का आपका डिस्कशन भी जरूरी है, आप आपस में भी डिस्कस करिए। अगर मुझे कोई फैक्ट लगता है कि अगर आपको बताना जरूरी है तो वो भी मैं आपको साथ शेयर करूंगा। ओके। तो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।